आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। लालू प्रसाद का बयान पीछा छोड़ ही नहीं रहा। आरक्षण पर, मुसलमानों को आरक्षण पर जो उन्होंने कहा उस पर उन्होंने सफाई दे दी। सफाई के बाद भी अब बीजेपी से छोड़ने को तैयार नहीं। क्यों कहा, क्या कहा, संदर्भ क्या था, फिर बैक क्यों हो गए? लेकिन लाख सफाई के बाद भी यह मुद्दा सब पर भारी पड़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि इस डिबेट को हम शुरू करें। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए ताकि आपको और समझ में आ जाएगा कि दिन भर का डेवलपमेंट क्या है, क्या रिएक्शंस आए हैं, यह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को। वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। मुसलमानों को आरक्षण के बयान पर भले ही आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने चंद घंटे में ही यू टर्न ले लिया हो, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। मुसलमानों को आरक्षण पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के बयान पर घमासान जारी है। बीजेपी के नेता लालू प्रसाद पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। इसी तरह से वोट प्राप्त करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि ये दलितों का, अति पिछड़ों का, गरीबों का, सनातन के संतानों के हित की बात नहीं करेंगे। ये अपने वोट के लिए कोई भी सौदा कर सकते हैं। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी का कहना है कि जब आप मुस्लिम के लिए अलग से आरक्षण मांगते हैं तो इसका मतलब मुस्लिम के अंदर गरीब मुस्लिम का पूरा कोटा खाने की आप फिर छूट देते हैं। जो वक्तव्य लालू जी का है वो आश्चर्यजनक है और जिसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। लालू प्रसाद के बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सफाई दी है। तेजस्वी यादव का कहना है कि वो लोग आरक्षण लेने वाले नहीं बल्कि आरक्षण को बढ़ाने वाले लोग हैं। अब तक हम लोगों ने जो आरक्षण बढ़ाया, जाति आधारित गणना कराने के बाद 9वीं सूची में डालने के लिए कैबिनेट ने हम लोगों ने भेजा था। अब तक जो है 9वीं सूची में वो उन्होंने किया नहीं। क्यों नहीं किया? पीएम मोदी पहले से आरोप लगाते रहे कि इंडिया अलायंस के नेता ओबीसी, एससी और एसटी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। लालू प्रसाद के बयान के बाद एक बार फिर यह मुद्दा चुनाव प्रचार के केंद्र में आ चुका है और प्रधानमंत्री समेत पूरी बीजेपी हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए शुरू करते हैं आज की डिबेट। और जरूरी था कि आरजेडी के मेहमान हमारे साथ होते, लेकिन प्रोफेसर विनीत सिंह प्रवक्ता एलजेपीआर से हमारे साथ पहुंचे हैं। सारिका पासवान जी नहीं आई हैं, पहुंच जाएं तो अच्छा है। इमराज राम प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ है। डॉक्टर विनोद शर्मा नेता कांग्रेस से हमारे साथ हैं। बहुत सारी बात हो रही है, कांग्रेस से ही जरा पूछ लेते हैं। डॉक्टर विनोद शर्मा, जो स्थिति है और जिस बयान को लेकर कहा जा रहा था, क्योंकि लालू प्रसाद ने जब बयान दिया उस समय एक अलग ही कह सकते हैं एक मूवमेंट बन रहा था। बीजेपी यहां पर मजबूती के साथ सामने आती है। बयान आपका, पीछे हटे आप, सफाई आपने दी, मतलब आपने समझाया। अब बीजेपी अलग तरीके से इसे समझा रही है। परेशानी नहीं होनी चाहिए। जनता सारी बातों को समझ रही है। चुनावी वर्ष है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिस पर चर्चा अनावश्यक है। लालू जी का बयान आया निश्चित रूप से, लेकिन उन्होंने तत्काल जो भी निकला उसको सुधारने का काम किया या उससे वो वापस लेने का काम किया। तो उस पर चर्चा होना चाहिए कि लालू जी ने वापस ले लिया, अच्छा है। उन्होंने कहा कि ये धर्म के आधार पर नहीं, ये समाज के आधार पर होना चाहिए, शैक्षणिक आधार होना, सामाजिक आधार होना चाहिए। कब कहा? लेकिन इसके तह में जाना होगा, जिसके तह में विवेक जी जाना होगा। सफाई में कहा ये मुस्लिम भाई, तो सफाई जब दे दिया तो बचा क्या? हमको ये समझाइए। दूसरा है कि इसकी तह में जाइए ना। लगी हुई थी उस समय। इसकी शुरुआत कहां से हुई? 1995 में देवगौड़ा जी ने इसको लागू किया था कर्नाटक में।
मुस्लिम शैक्षणिक आधार बना करके उसको देने का काम किया था 95 में। और आज देवगौड़ा जी किनके साथ है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो निश्चित रूप से कैसे हैं उनके साथ, अगर वो गलत थे उन्होंने दिया तो आप उनका साथ क्यों ले रहे हैं भाई। इसी तरह से आप जाइएगा इसके तह में तो जस्टिस चिन्वा रेड्डी जी जो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसकी वकालत की थी कि मुस्लिम आज दलित और ओबीसी के कैटेगरी में है, इनको शैक्षिक आधार पर बढ़ाया जाना चाहिए, इनको आरक्षण देना चाहिए। ये पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का एक लिखित स्टेटमेंट है, उन्होंने रिपोर्ट दी है। तो कांग्रेस कहाँ थी? ठीक है, कांग्रेस ने जो किया पहले के किए हुए काम को फिर से कर दिया, तो न्यायालय में मामला है, इस पर तो चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। न्यायालय तय करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन निश्चित रूप से चुनावी वर्ष है, सब लोग चाहते हैं कि हम इसका फायदा लें, लेकिन जनता सारी बातों को समझती है। देश की जनता काफ़ी बुद्धिजीवी है और खास करके बिहार की जनता हर चीज़ों पर नज़र रखती है कि इसका क्या अर्थ और क्या अनर्थ निकलता है। तो हमें नहीं लगता है कि इसका कुछ ज़्यादा फायदा होने वाला किसी को है। और निश्चित रूप से ओबीसी एसटी का कोई भी आरक्षण नहीं छीन सकता। हमारी संविधान में व्यवस्था है, उसका आरक्षण लागू रहेगा और हर पार्टी भी इस पर अडिग रहेगी, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। किसी की हिम्मत नहीं है कि इसमें कोई हाथ लगाएगा। और निश्चित रूप से देश भी यही चाहता है और हर लोग चाहता है कि हमारे जो पिछड़े वर्ग आप जो कहते हैं वो देश चाहता है, आप जो कहते हैं वो एक लकीर हो जाती है, आप जो कहते हैं वो सब कुछ सच है। सैम पित्रोदा को आपने सुन ही लिया, तो भाई अब देवगौड़ा जी को क्यों नहीं सुन रहे भैया? देवगौड़ा जी पर क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने क्यों किया, अभी किसके साथ है? आप हमने नाम लिया जस्टिस चिन्वा रेड्डी जी का जो पिछड़ा वर्ग आयोग के, उन्होंने क्यों रिपोर्ट दिया इस तरह का? प्रोफेसर विनीत उस पर चर्चा कराइए। ठीक है प्रोफेसर विनीत सिंह। विवेक भाई गुड इवनिंग, नमस्कार। देखिए इतनी आसानी से कांग्रेस का दामन जो है वो छूटेगा नहीं। ये बार बार अभी देवगौड़ा जी की बात कर रहे हैं, मैं इनको याद दिला दूं कि 1961 में नेहरू जी ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण दीजिएगा तो देश रसातल में चल जाएगा। मैं लालू प्रसाद यादव जी को कभी भी एक गंभीर व्यक्ति नहीं मानता हूं, पर एक शातिर और राजनेता जरूर हैं। भाई जब उनको मालूम है कि संविधान में प्रावधान नहीं है धर्म के आधार पर आरक्षण देने का, फिर भी उन्होंने ये बात कहा। और ये बात केवल उनका नहीं था, राजद का नहीं था, बट इंडिया अलायंस के हर पार्टी का था। विनोद शर्मा जी कुछ भी कह लें यहाँ पे, लेकिन कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता ने इस बात का खंडन किया है? नहीं किया है। लालू प्रसाद यादव जी बिहार को बर्बाद किया। इसके अलावा ये बाबर कहते हैं ना कि दोनों फेज का चुनाव हम जीत रहे हैं, तीसरा फेज भी 14-15 सीट हमारे पास आ रही है। अगर आती तो आप ये हिंदू मुसलमान का कार्ड नहीं खेलते, मुस्लिम आरक्षण का कार्ड नहीं खेलते जो आपने कर्नाटका में किया है और दक्षिण के 5 राज्य में आप करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आप अपने काम की बात करते और मुद्दा उठाते। लेकिन क्या है, ये हारे हुए लोग हैं। जब हारे हुए हैं, मुद्दा विहीन है, तो ऐसी बात कर रहे हैं। और विवेक भाई सबसे जो महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं मैं आपको कि ये विशुद्ध रूप से ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है और चुनाव में एक पर्टिकुलर समुदाय से वोट लेने के लिए ये कवायद है। ये लालू प्रसाद यादव जी एक ऐसे परिवार के मुखिया हैं जिन्होंने अपने अलावा कभी भी किसी की भलाई नहीं सोची है। तो ये कह दें कि भैया ओबीसी का, पहले तो ये कहते हैं कि मंडल कमीशन मैंने लागू कराया था। अरे भैया थोड़ा सा इतिहास जानिए। मंडल कमीशन हमारे नेता रामविलास पासवान जी और शरद यादव जी ने बीपी सिंह को कह के लागू करवाया था। इन्होंने बस केवल क्रेडिट लिया था अडवाणी जी को गिरफ्तार करके समस्तीपुर में। तो पहली बात तो यहां हो जाती है, दोनों पक्ष को बरगलाया जा रहा है, मुसलमानों को भी, ओबीसी और एससी एसटी को भी। मैं उनको सावधान करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों से जो आपका केवल उपभोग करते हैं, वोट लेते हैं और करते आपको कुछ नहीं है, तो ऐसे लालू प्रसाद यादव जी और इंडिया अलायंस से आपको बच के रहना पड़ेगा। चलिए, इतनी बात तो समझ में आ रही होगी कि बच के रहना पड़ेगा। आखिर क्यों कहना पड़ रहा है? ये तो पहले से प्रोफेसर विनीत सिंह ढोल नगाड़े के साथ तो बोल नहीं रहे थे। सारिका पासवान जुड़ चुकी है हमारे साथ, प्रवक्ता आरजेडी से। सारिका जी जुड़ गई हैं तो बस प्रकट हो जाइए, क्योंकि जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, उसमें आप ही का बयान, उसी की चर्चा चल रही है। वो बयान कहीं ना कहीं बीजेपी हो, आरएलजेपी हो, सब लोग इसे अलग तरीके से देख रहे हैं। एलजेपीआर अपने तरीके से देख रही है। हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि क्या मकसद था, वो मकसद पूरा हो गया जो लालू जी चाहते थे? क्या वो बात हो गई? और जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं इसी बयान को पूरी तरह से पकड़कर, तो क्या वो गलत कह रहे हैं? देखिए विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी की तो परिपाटी रही है हमेशा धार्मिक तुष्टीकरण करने की, और बीजेपी को इसमें महारत हासिल है और बीजेपी के तमाम नेताओं को भी इसमें महारत हासिल है। अब वो प्रधानमंत्री जी जो पूर्ण रूपेण ओबीसी है भी नहीं, वो तो
मतलब अभी अभी ओबीसी हुए हैं ना। आप सबको पता है कि अभी गुजरात में उनकी जाति को ओबीसी के अंतर्गत डाला गया है, तो अभी नए नए हुए ओबीसी हैं वो, और आज वो ओबीसी के प्रति उनके दर्द उठ रहे हैं और वो कह रहे हैं मंचों पर से कि भाई लालू प्रसाद यादव जी तो वो हैं जिन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, सिर्फ ओबीसी के लिए नहीं, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए। और ये सब लोग जानते हैं, विनीत जी की या किसी अन्य पार्टी के प्रवक्ताओं की सर्टिफिकेट की हमें आवश्यकता नहीं है। जो चीजें हैं समाज में, वो हर एक समाज के उस पहलू, वो गरीब, वो गुरबा, उस क्षेत्र में जाकर के आप पूछ सकते हैं। वो लोग बड़े ही दिलेरी के साथ ये आज कहते हैं कि अगर किसी ने आज हमें ये अधिकार दिया है तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी की वजह से। और क्या गलत कहा भाई उन्होंने तो यही कहा ना कि भाई धर्म के आधार पे किसी को आरक्षण का प्रावधान नहीं है, ये हमारे संविधान में भी है। अब इसको किसी को पढ़ने या पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अमूमन हर व्यक्ति को ये जानकारी है कि धार्मिक रूप से किसी को आरक्षण नहीं दिया जाता है, सामाजिक रूप से आरक्षण देने का प्रावधान है। और अभी ऐसे जब जाति आधारित गणना बिहार में हुई विवेक जी, तो बिहार ने तो पूरे देश को एक एग्जाम्पल पेश किया है कि भाई वो जातियां जो कि आज भी कहीं ना कहीं समाज के पीछे प्रदान पे खड़ी, उनको आगे लाने का काम किया। और जाति आधारित गणना के बाद आरक्षण। अच्छा, ये जो सवाल है, ये सारिका जी जो ये सवाल है कि ये सारे सभी का आरक्षण आप मुस्लिमों को दे देंगे, ये चर्चाएं चल रही हैं, क्या कुछ ऐसा? देखिए विवेक जी, मुझे तो लगता है ये बड़ा ही हास्यास्पद है जब कोई इस तरह की बात कहता है कि सभी का आरक्षण जो है वो पूर्ण रूपेण दलितों को चला जाएगा, आदिवासियों को चला जाएगा, ये मुसलमानों को चला जाएगा, ये सवर्णों को चला जाएगा। तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक जो कहते हैं लपक करके मुद्दा बनाना, जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव है ना, तो जायज है, वो कर रहे हैं जो वो आप अपने आदतन ही कर रहे हैं। अब करेंगे तो क्या, हमेशा चुनाव के समय कभी कश्मीर, कभी पाकिस्तान, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम। आरक्षण अब आया है एक नया मुद्दा लेकर के, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ साफ अपनी बातों में कहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी एक अकारण, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज पूरे देश का मुद्दा क्या है? हमारे तो इंडिया गठबंधन अपने मैनिफेस्टो में भी साफ चीजों को लेकर के आए हैं। नौकरी की बात हो, महंगाई की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, किसानों की बात हो, ये मुद्दे जो पिछले बार भी अधूरी रह गई, भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी अपने 10 साल के चुनाव अपने शासनकाल में उन्होंने पूरे नहीं किए। आज क्या प्रधानमंत्री जी की हिम्मत है कि हमारे मुद्दे पे, हमारे एजेंडे पे, हमारे आप लोग तो ठीक ही चल रहे थे ना सारिका पासवान जी? नहीं, आप लोग तो ठीक ही चल रहे थे, तेजस्वी पूरे पेस में थे, अभी भी पेस में हैं। लोग तारीफ भी कर रहे थे कि गजब कैंपेन चला रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री थे, इधर तेजस्वी यादव थे, बाकी तो कोई रास्ते में था नहीं बिहार में। लेकिन हमारा ये कहना है कि इस वक्त लालू प्रसाद, जैसे सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया, आपने देखा सैम पित्रोदा ने क्या कहा, क्या कहने की जरूरत थी? हर बार इलेक्शन में आ जाते हैं, 4-5 बयान तो हमारे पास ही है रिकॉर्ड में, आप भी जानती होंगी। उसी स्थिति में इस बयान को कितना आप जरूरी यहां समझ रही हैं? क्या लालू प्रसाद ने इस जगह पर बयान देकर फिर सफाई दी, ये ठीक लगता है क्या? लालू प्रसाद क्या कि बड़े नेता है वो? नहीं, उन्होंने कोई सफाई नहीं दी और ना ही उनके बयान में कहीं ऐसा कोई बात था जिसके लिए सफाई देने की आवश्यकता पड़े। और आज भी विवेक जी, आज भी हमारे इंडिया गठबंधन और खास करके बिहार में हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के समक्ष नरेंद्र मोदी जी कहीं भी टिक नहीं रहे हैं। और इसलिए मैं बार-बार कह रही हूं कि क्या प्रधानमंत्री जी के अंदर वो हिम्मत बची है कि वो उन एजेंडों पे, उन मुद्दों पे बात कर सके? क्यों वो अनर्गल बिहार वासियों को, देशवासियों को दूसरी दिशा में मोड़ना चाह रहे हैं? भाई आपकी फेलियर तो सामने है ना लोगों के। आपने 2 करोड़ नौकरियां बोला था आपने देने की, वो आप दे नहीं पाए। आज आपके पास सही मायने में देखिए ना, आज बिहार में जहां भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वोट मांगने जा रहे हैं, उनको बिहार की जनता खदेड़ रही है। जरा हिमराज राम को सुनते हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। हिमराज जी कुछ कहना चाह रहे होंगे? निश्चित रूप से, और ये जो आज का जो विषय है, लालू जी सुबह में कुछ और बोलते हैं, शाम में फिर पलटी मार जाते हैं, इसके पीछे कारण है। दरअसल 3 चरणों का जो चुनाव हुए हैं, 3 चरणों के जो चुनाव हुए हैं, उस चुनावों में ये लोग अपनी स्थिति को अच्छी नहीं देखते हुए ये लोग तिलमिला गए हैं। तो इसलिए तरह तरह के बयान इन लोगों का आ रहा है, और हम तो ये कहेंगे कि इनकी मानसिक स्थिति भी सही नहीं है। हम लालू जी से कहना चाहते हैं कि आज ये चिल्ला रहे हैं, तो हम इनको पृष्ठभूमि में ले जाना चाहते हैं कि सच्चर कमेटी का गठन मार्च 2005 में हुआ था, और ये राजेंद्र सच्चर के अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ था।
30 नवंबर 2006 को रिपोर्ट सौंप दी जाती है। 2024 तक यूपीए की सरकार थी, लालू जी भी उसमें शामिल थे, लेकिन सच्चर कमेटी के सिफारिशों को लालू जी लागू कराने के लिए कभी आवाज बुलंद नहीं किए, दबाव इन्होंने नहीं दिया। और आज ये कह रहे हैं कि इसको आरक्षण उसको आरक्षण, दरअसल इनकी मंशा सही नहीं है। अब हम एक कहना चाहते हैं कि अध्याय 10 से पैरा 7 पृष्ठ 200 जो सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में है उसको इन लोगों को लागू कराना चाहिए। इन लोगों ने कभी लागू न कराने की बात नहीं की, लेकिन बिहार की सरकार ने, बिहार में एनडीए की सरकार ने बिहार में जातीय गणना कराया, आबादी के अनुसार हिस्सेदारी देने के लिए 75% रिजर्वेशन का दायरा भी बढ़ाया। जा रहे थे वो कहते हैं ना हसुआ सूप वाली जो कहावत है, ये सब नहीं। लास्ट हम 30 सेकंड में प्रोफेसर विनीत सिंह का सुनते हैं, उसके बाद हम इसे वाइंड अप करेंगे। प्रोफेसर विनीत। विवेक भाई, लालू प्रसाद यादव जी के बारे में बस 2 लाइनों में एक शायर कहता है कि लगाकर आग शहर को एक बादशाह ने फरमाया, उठा है तमाशे का शौक बहुत, सारे साह परस सर झुकाकर बोले, हुजूर का शौक सलामत रहे शहर तो और हैं बहुत। लालू प्रसाद यादव जी ने जो बिहार की स्थिति की, और एक समय में बिहार को सीवेज ऑफ इंडिया कहा था लंदन टाइम्स के द्वारा। अभी सारिका जी कह रही थी कि जातीय गणना की बात, अरे भैया आपने कहा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, तो भैया आपने मुसलमानों को मात्र 2 सीट क्यों दिया, यादव केवल 8 सीट क्यों दिया, जरा उस पर बताइएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी 74 साल के होने के बाद रोज 5 रैली करते हैं, रोड शो करते हैं, और ऊपर से तेजस्वी यादव उनको बुजुर्ग कह के उनका अपमान करते हैं, जबकि बुजुर्ग हमारे समाज के अनुभव हैं, स्तंभ हैं, और इनका 2 दिन में मोच आ जाता है, चले जाते हैं आराम करने के लिए। तो ये जो तुलना है ना सारिका जी, थोड़ा सा हिसाब से किया कीजिए। चलिए अब यहीं पर वाइंड अप करना होगा क्योंकि समय की कमी विवेक भाई। नहीं विवेक जी, मैं इनको जवाब दे दूं, ये हिसाब की जो बात कर रहे हैं ना, हिसाब की जो बात कर रहे हैं, अभी तो हेमराज राम जी कह रहे हैं इधर थोड़ा समय की थोड़ी किल्लत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। यहीं पर खत्म करना होगा और लगातार खबरें जारी हैं।